जब भी हम घर खरीदने जाते हैं तब हमारा टॉप प्रायोरिटीज़ में एक रहता है पानी। हाउसिंग सोसाइटीज़ में 24 आवर्स पानी। अभी भी जहाँ पे 24 आवर्स पानी मिलता है वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पानी वेस्ट भी होता है। अब थोड़ा सा आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। जैसे हमारा 60% बॉडी वेट पानी से है, वैसे ही धरती का 71% सतह में पानी है, लेकिन इसका 97% पानी बहुत ही नमकीन है और हम हमारे कामों के लिए सिर्फ फ्रेश वाटर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है सिर्फ 3%। लेकिन इसमें से 2% फ्रेश वाटर हमारे पहुंच के बाहर है। मतलब हमारे सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए 1% है। दुनिया का 17.5% आबादी भारत में है, लेकिन दुनिया का सिर्फ 4% पानी हमारे देश में है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि 0.04% फ्रेश वाटर को हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक यूज़ के लिए कितनी लापरवाही के साथ, कितनी सावधानी के साथ और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। भारत में 15.8% एरिया एरिड रीजन है, मतलब जहाँ बारिश बहुत कम होता है और जहाँ ज़्यादातर ज़मीन बंजर है। और 37.6% एरिया सेमी एरिड रीजन है, जो ड्राई रीजन्स है लेकिन जहाँ बारिश थोड़ा बहुत होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में 60% ज़मीन में खेती होता है। एक ज़मीन पर कौन सा क्रॉप उगाना चाहिए, इसका डिसीजन उस जगह के सॉइल कंडीशंस और वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। लेकिन हमारे देश में फार्मिंग ये सब देखकर नहीं की जाती है। इसको समझने के लिए चलते हैं मराठवाड़ा। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का एक सेमी एरिड रीजन है, जहाँ सूखा पड़ना बहुत ही नॉर्मल है। एक समय था जब मराठवाड़ा में ज़मीन के 6 मीटर गहराई में ही पानी मिलता था और आज 250 मीटर गहराई में भी नहीं मिलता है। इसके पीछे बहुत से वजह है, लेकिन जो मेन वजह है वो है गन्ने का खेती। पहले किसान ज़्यादातर जवार, मूंग, चना, मक्के की खेती करते थे, जिसके लिए 3.5 to 7 मिलियन लीटर पर हेक्टर पानी की ज़रूरत पड़ती थी। इसको कम करके किसान ने गन्ने का खेती बढ़ा दिया, जिसके लिए 25 मिलियन लीटर पर हेक्टर पानी की ज़रूरत पड़ती है। 2013, 14 और 15 में 50% बारिश अनुमान से कम हुआ था। 2013 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 51 डैम जिसका पानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो नॉन इरिगेशन पर्पसेस के लिए डाइवर्ट किया गया, शहरों के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, जिसके वजह से एग्रीकल्चर में मिल रहा पानी और भी कम हो गया। और इसके वजह से 24.9% धान, 18.7% सीरियल्स और 47% पल्सेस उस साल कम प्रोड्यूस हुआ था। फल और सब्जी का उत्पादन भी 15% कम हुआ था, लेकिन गन्ने का उत्पादन 19% बढ़ गया था। किसान सूखे में भी गन्ने का खेती ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि गन्ने का सेल कंफर्म रहता है और गन्ने के सेल से काफ़ी अच्छा पैसा भी मिलता है। किसानों का कहना है कि गन्ने की तरह अगर गवर्नमेंट सब्जी और पल्सेस के लिए भी एक अच्छा मार्केट और अश्योर्ड प्राइस देने को तैयार है, तो वो स्विच करने को तैयार है। इसके साथ ही शुगर लॉबी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके खिलाफ कोई लॉ नहीं है। 2012 में स्टेट गवर्नमेंट ने मराठवाड़ा में 20 नए शुगर फैक्ट्रीज़ को खोलने के लिए सैंक्शन दिया। इन शुगर फैक्ट्रीज़ में गन्ने का प्रोसेसिंग करने के बाद जो वेस्ट वाटर निकलता है, वो बिना ट्रीट किए ही वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से जो फ्रेश वाटर है वो और भी पोल्यूट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारे देश में अवेलेबल फ्रेश वाटर का 13% इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। केमिकल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 9% फ्रेश वाटर यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 6% और पेपर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में 5%। उन शुगर फैक्ट्रीज़ की तरह ही हमारे देश में 70% इंडस्ट्रीज़ वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए ही बाहर छोड़ देते हैं। पिछले कुछ सालों में इस तरह का टॉक्सिक वाइट फोम काफ़ी सारे शहरों में देखा गया था। ये सारे हमारे अनट्रीटेड वेस्ट वाटर पानी में सीधे छोड़े जाने पर हो रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास इन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को बंद कराने का पावर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो नोटिस भेज सकते हैं या फिर फाइन कर सकते हैं, और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इस छोटे से फाइन को देकर पोल्यूशन जारी रखते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में जितना पानी लगता है वो सब हमारे ग्राउंड वाटर से ही निकाले जाते हैं। विक्रांत तुंगत एक एनवायरमेंटलिस्ट है जो सालों से इसके खिलाफ लड़ रहे थे।
फाइनली 2013 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में होने वाले कंस्ट्रक्शन कामों के लिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बैन कर दी गई। लगभग 500 रियल एस्टेट डेवलपर्स को सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड वाटर गवर्नमेंट से खरीद कर कंस्ट्रक्शन वर्क चलाना पड़ा। 2017 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2013 से 2017 तक के वाटर शॉर्टेज की वजह से 13 कोल पावर प्लांट्स को बंद करनी पड़ी। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बहुत कम मात्रा में फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करती है और अगर थर्मल पावर प्लांट्स ही चलाना है तब उनके कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करने पर भी फ्रेश वाटर यूज़ कम हो सकता है। इसके बावजूद इस साल गवर्नमेंट ने 41 नए कोल माइंस में कमर्शियल माइनिंग का सैंक्शन दिया। हमारे पेरिस एग्रीमेंट एक्शन प्लान के हिसाब से हमें कोल डिपेंडेंसी बहुत कम करना था। 2022 तक मतलब नेक्स्ट 2 सालों में हमें 175 गीगावाट्स एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करना था, लेकिन आज हम सिर्फ 87 गीगावाट्स तक ही पहुँचे हैं। एक समय था जब मुंबई के तालाब और कुएं के पानी से मुंबई के सारे वाटर डिमांड्स मिट जाते थे, लेकिन आज शहरों के वाटर डिमांड्स को पूरा करने के लिए 100-200 किलोमीटर दूर से डैम की मदद से पानी लाया जा रहा है। लेकिन आज वाटर शॉर्टेज का मेन कारण शहरों में हो रहे कॉन्क्रीटाइजेशन, कुओं का देखभाल नहीं करने से, फ्रेश वाटर में किए जाने वाले पोल्यूशन की वजह से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करने से और पानी को गैर जिम्मेदार तरीके से यूज़ करने से हो रहा है। शहरों के इस गलत डेवलपमेंट की वजह से कितने सारे जंगले सूख गए, कितने सारे किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, कितने सारे लोग रेफ्यूजीज़ बन गए। आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं।